हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीडीसी। आज हमारे साथ में अर्पित अग्रवाल है, S+G बैच 2022-23 फ्रॉम मीडीसी। आज हम इनके साथ डिस्कशन करने वाले दोस्तों बार्क एक्सपीरियंस का, बार्क जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके एक्सपीरियंस की बात करने वाले। तो कैन यू शेयर दैट एक्सपीरियंस कि कैसा वो 1 घंटा था आपके लिए? क्या वो बहुत हेक्टिक था? क्या आपने एंजॉय किया? किस फियर से आप गए थे अंदर? कैसे शुरुआत हुई थी? सर शुरुआत में तो मैं फियर के साथ गया था, लेकिन शुरू के 10 मिनट बाद वो जो पैनल होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो रिलैक्स करते हैं, आप लोगों को पानी वगैरह ऑफर करते हैं, तो आपको रिलैक्स करते हैं कि आप कंफर्टेबल फील करो। फिर उसके बाद जब आप रिलैक्स फील करोगे, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपका टाइम कब निकल गया। अच्छा, मेरा 1 घंटे 16 मिनट चला, मुझको लास्ट के टाइम में मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं 1 घंटे 16 मिनट अंदर टिक पाया वहां पर। तो वो लोग कंफर्टेबल करते हैं आपको, और बोर्ड मेंबर जनरली वहाँ 4 मेंबर होते हैं। वहाँ बोर्ड एंड मार्कर होता है। तो अबाउट 80 to 90% ऑफ द इंटरव्यू आपको बोर्ड पे देना है। अच्छा, बोर्ड एंड मार्कर। वो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के बाद ही आपको, जनरली यही होता है कि वो आपको बोर्ड पर भेज देंगे कि आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करना तो है। शुरुआत का जो 10 मिनट था आपका, तो उसमें डेफिनेटली पहले तो इंट्रो हुआ होगा, उसके बाद ऐसा क्या पूछ दिया कि आप इतना घबरा गए? मतलब आई एम जस्ट वांट टू आस्क यू, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस जी। जनरली मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने अलीगढ़ के बारे में ही क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया कि अलीगढ़ की सॉइल कैसी है, वहाँ गैंगेटिक प्लेन है, वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। एंड यू वर नॉट टू मच अवेयर अबाउट इट, और मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था कि किस क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी। क्योंकि ईएससी के प्रिपरेशन में हम लोग सिटी को लेके कंसर्न रहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे वैसे HR क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट बार्क में ज्यादातर क्वेश्चन टेक्निकल बेस्ड होते हैं। तो मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा स्टार्टिंग में मैं घबराया। बट बोर्ड मेंबर्स ने मेरे को कंफर्टेबल किया, वाटर ऑफर किया, तो उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया। उसके बाद फिर मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि 1 घंटा कब निकल गया। ओके। तो अर्पित, ये बताइए कि जिस तरह से हम बाहर के इंटरव्यू के बारे में सुनते हैं, तो आपने जैसे शुरुआत के 10 मिनट्स में आपसे अलीगढ़ की सॉइल के बारे में पूछा, तो क्या आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में सॉइल बताया था, या उन्होंने भाई जनरली पूछा व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट दैट टाइम व्हिच यू टोल्ड देम? और बताइए सर, वो इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही लगभग ये पूछ लेते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आए हो, आप अपने 4 सब्जेक्ट बताओ। तो आपको 4 सब्जेक्ट बताने होते हैं। तो मैंने अपने सॉइल, सोम, आरसीसी एंड स्ट्रक्चर बताए थे। तो ये मतलब रियली में आपके फेवरेट थे, या फिर एक बार को लेके एक टेंडेंसी दिमाग में रहती है कि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछते हैं, इसलिए आपने वो सब बताया? सर, जैसे कि मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था बार का, मेडीसी का। तो डी के अरोड़ा सर ने मुझे बताया था कि यही 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में वो पूछेंगे ज्यादा। तो मैंने वो ही स्पेसिफिक तैयार भी किए थे, और ये मेरे बेसिकली इनमें से 3 सब्जेक्ट तो फेवरेट भी थे, सॉइल, सोम एंड स्ट्रक्चर। तो इसलिए मैंने बताए। बट जैसे उन्होंने बताया कि इनकी शुरुआत सॉइल से की थी, तो शुरू के क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से कैसे थे, और फिर कैसे वो स्ट्रक्चर में एंटर किए, कैसे सोम में एंटर किए? सर, सॉइल में सबसे पहले जैसे मेरे से पाइल फाउंडेशन के बारे में पूछा कि पाइल फाउंडेशन में लोड डिफ्लेक्शन का, बिकॉज़ आपसे पूछ लिया था कि अलीगढ़ में हाई राइज बिल्डिंग क्यों नहीं बनती है, उसी के बेस पे पाइल फाउंडेशन में वो एंटर हुए। तो पाइल फाउंडेशन में उन्होंने लोड डिफ्लेक्शन का पूछा, स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, एंड बेयरिंग क्या होती है। तो वो उस पाइल के डेप्थ तक गए, पाइल फाउंडेशन के डेप्थ तक गए। उन्होंने डिफ्लेक्शन कर्व वगैरह बनवाए, साइक्लिक लोड टेस्ट क्या होता है ये पूछा। उसके बाद वो फिर शैलो फाउंडेशन में भी गए। शैलो फाउंडेशन में तेरजा की थ्योरी, जो कि जिसके अजम्पशन ही 10-12 हैं, तो वो उन्होंने पूरे डेप्थ में पूछी मुझसे। जैसे शैलो फाउंडेशन में नीचे 3 जोन बनती हैं, उनमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है, वो सारा उन्होंने मेरे को व्हाइट बोर्ड पे जो है पूछा। मतलब केवल और केवल हमें 3 जोन के नाम याद होने से काम नहीं बनेगा, यू शुड नो द हाउ द थिंग एप्लीकेशन क्या है, उस चीज एप्लीकेशन क्या है, और लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, उसके क्या अजम्पशंस हैं, और वो किस पे लागू होती है। तो वो आपको इन डेप्थ उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, तभी आप वहां खड़े हो पाओगे, तभी आप बता पाओगे। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि ईएससी में तो आपके पास 4 ऑप्शन है, और उसमें से एक कोई रॉन्ग आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो 3 आपको सही दिख रहे हैं, लेकिन वहां आपको जो 3 सही हैं वो आपको बोर्ड में बताने हैं, उनको बोर्ड मेंबर्स को बताने हैं। तो वो 3 याद रखना, और वो 4 ऑप्शन खुद आपके दिमाग में वहां पे होने चाहिए। तो अर्पित, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन हो गया आपसे कि मतलब वहां पे वो आपको एज अ टीचर देखना चाह रहे हैं कि यू नीड टू एक्सप्लेन कि क्या है वो शैलो फाउंडेशन, कि वो एज ए स्टूडेंट बैठे और उन्होंने बोल दिया कि सर ये 3 जोन है, इसमें आप इसमें लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है बताइए। तो आपको एज अ टीचर उनको एक्सप्लेन करना है।
ठीक है, तो मतलब यू आल्सो शुड नो अबाउट द एक्सप्लेनेशन थिंग कि किस तरह से Explain समझाया करना, जाता है। समझाया जाता है, बिल्कुल, yes. क्योंकि कल को आपको लीड बनाएंगे तो आपको अपने टीम को भी हैंडल अपने करना टीममेट्स को होता है। हैंडल करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सॉइल की बात, इसके अलावा सॉइल में सॉइल सेलो हो गया, पाइल हो गया, अदर देन दैट बेसिक टेस्ट भी पूछे बेसिक होंगे? सॉइल के टेस्ट होते हैं, शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं, उसके बारे में पूछा कौन कौन से टेस्ट होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज पूछी कुछ, वो बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत ही कम समय के लिए पूछी और उसके बाद वो नेक्स्ट आरसीसी में मूव ऑन हो गए थे। तो मैंने यहाँ से एक ऑब्जर्व किया है दोस्तों ये चीज़ कि उन्होंने जैसे अलीगढ़ के बारे में पूछा और पूछा वहाँ पे हाई रेस बिल्डिंग्स क्यों नहीं बनती, तो उनको पूछना था पाइल फाउंडेशन, बट दे हैव स्टार्टेड विद अ यूनिकनेस। पहले उससे घबराए भी कि यार इस चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जब उन्होंने पाइल फाउंडेशन का जो हम लोग जो पढ़ते हैं उसको जो फॉलो करवाया तो दैट टाइम ही बिकेम कंफर्टेबल। तो ये बताइए कि जितना आपने पढ़ा ये तो सब नोट्स में होता ही था? नोट्स में होता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि बच्चे गेट और ईएससी ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन तैयारी Option करते based हैं और एक न्यूमेरिकल अप्रोच की बस Numerical क्वेश्चन आया approach। आंसर करना है। ये फॉर्मूला है। और अगर ईएससी की कर रहे हैं तो ऑप्शन बेस्ड होता है कि हमें 3 सही है या तो 1 2 3 4 उस तरीके से तैयारी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इंटरव्यू के लिए करना है तो हमें उसकी डेप्थ तक जाना पड़ेगा और उस पूरे टॉपिक को समझना है और उस तरीके को उसको ऐसे पढ़ना है कि जैसे उसे हमें समझाना है, जिसको नहीं आता उसे समझाना है और उसके सारे प्रोस कॉन्स एप्लीकेशंस। तो जब ऑफलाइन आपने क्लास ली थी तो सॉइल में जिस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन मिला था, आई थिंक, मतलब मुझे नहीं पता बिकॉज राम सर पढ़ाते हैं सॉइल, तो उनके सर के एक्सप्लेनेशन में आई थिंक आपके सारे आंसर छुपे रहे होंगे। जी जी hopefully, जी, है ना? पाइल पूरा कंप्लीटली क्लास में था कवर, जो उन्होंने जिस तरीके से मैं पूछा वो क्लास में कवर हुआ था। यहाँ से हम एंटर करते हैं स्ट्रक्चर में। जी। सो हाउ डिड यू डील विद स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव रेज्ड? स्ट्रक्चर में जनरली वो फ्रेम्स एनालिसिस कराते हैं। उन्होंने वो कोई भी फ्रेम आपको बोर्ड पर बनवाएंगे और उसमें पूछेंगे सबसे पहले इसका एसएफडी, देन बीएमडी, देन इसकी डिफ्लेक्शन प्रोफाइल। उसके बाद वो इतनी डेप्थ तक जाएंगे कि जैसे डिफ्लेक्शन प्रोफाइल आपने लेट सपोज बना दी कि वो कहाँ डिफ्लेक्शन प्रोफाइल कहाँ पर कॉनकेव है और कहाँ पर कॉन्वेक्स है, आपको ये भी बताना है। उसके बाद जब आपने अगर ये भी बना दिया तो कर्व का डिग्री वगैरह ये सब भी वो सब बताना पड़ेगा आपको कि बीएमडी कितने डिग्री कर्व है, एसएफडी कितने डिग्री कर्व है और देन डिफ्लेक्शन प्रोफाइल कितने डिग्री कर्व है। इसमें एक चीज बताइए, जैसे आपसे एक फ्रेम बनवा दिया, अब आपको इमीडिएट मान लो आंसर नहीं आ रहा है, तो कितना टाइम आपको सोचने को देंगे? क्योंकि इतना लंबा इंटरव्यू चल रहा है तो आई होप कि बीच में सोचने का टाइम भी आपको इनफ मिलता होगा। वो सोचने का टाइम देते हैं, जैसे 30 सेकंड्स हो गया, 1 मिनट हो गया। लेकिन जब आपको नहीं आता तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर मुझे नहीं आता। ओके। जी, वो क्या करेंगे, वो आपको हिंट देंगे। अच्छा। वो आपको वहां छोड़ेंगे नहीं, वो आपको हिंट देंगे कि इसमें ऐसे स्टार्ट होता है, तो आपको वो स्टार्ट करने के लिए हिंट देंगे, फिर आपको आगे उसको प्रोसीड करना ही पड़ेगा। एक तरह से आपको कंफर्ट ही तो कर रहे हैं, कंफर्ट कर कि रहे हैं अगर आपको नहीं आ रहा तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, तो आपको शायद याद आ जाए। याद आ जाए। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा तो फिर दे विल बैक आउट। एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ था इंटरव्यू में। मेरे से फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनवाई थी स्ट्रक्चर एनालिसिस में, तो मैं ब्लैंक हो गया था। तो मैंने कहा सॉरी सर, तो उन्होंने स्टार्ट पॉइंट दिया कि यहाँ से स्टार्ट करो, पहले इस नोट से स्टार्ट करो। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और आफ्टर अबाउट 5 to 7 मिनट्स आई कम्प्लीटली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो वो यही आपको जताना चाह रहे हैं कि अगर आपको हिंट दिया जाए तो आपको हार नहीं माननी, यू विल डू इट। हाँ, आप कर सकते हो, अगर आपने क्लास अच्छे से सुनी है ना तो आप कर सकते हो उसको। बिल्कुल सही बात है। तो स्ट्रक्चर की क्लास के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर की क्लास में जो आपको फ्रेम एनालिसिस जो सर सिखाते हैं, स्वामी गुप्ता सर, तो वो जिस तरह से सारे फ्रेम्स बनवाते हैं और उसकी जो एनालिसिस आप सीखते हो, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, और जो सर सेम उसी तरह सर जो भी जैसे सर क्लास में क्या करते हैं, कट इट डाउन, थ्रो इट। और जैसे सर क्लास में क्या करते हैं कि कभी एक फिक्स सपोर्ट दे दिया, एक हिंज दे दिया, फिर सर क्या करते हैं कि फिक्स को हिंज कर दिया, हिंज को फिक्स कर दिया, या हिंज को रोलर बना दिया। तो एग्जैक्टली वो वहां करते हैं कि अगर आपने एक फ्रेम सही एनालिसिस कर दिया तो वो उसमें चेंज करेंगे कि अब बताओ इस फ्रेम को एनालिसिस करके उसी फ्रेम में बताओ। तो ये चीज वहां पर पूछते हैं ऐसे। तो आपने वो मॉडिफिकेशंस अगर कभी एक बार भी लाइफ में अगर किए तो वहां पे उस चीज को हैंडल किया जा सकता है। अच्छा, ये मतलब एक तरह से मेरे को आपके जो भी क्वेश्चंस अभी पिछले 2 सब्जेक्ट में जो नजर आए हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। थ्योरी बेस्ड इन सेंस की प्रैक्टिकल जो सिनेरियो होता है उस पे नहीं है, और जैसे हम कॉपी में क्लास में जो पढ़ते हैं उसके बेसिस ज्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा वो बेसिकली कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, क्योंकि द डिपार्टमेंट वर्किंग ऑन रिसर्च जी है ना, उनका रिसर्च वर्क है, तो दे वांट टू नो कि कितना डेप्थ आप जानते हो उस चीज को। वेरी नाइस। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर में। आपने बताया तो क्लास नोट्स हो गया, फ्रेम एनालिसिस हो गया, और आपने बताया कि एसएफडी, बीएमडी और उनके डिफ्लेक्शन। तो लेट अस गो नाउ आरसीसी में मेरे से कॉलम एनालिसिस कराया था कि कॉलम पर उन्होंने इंक्लाइन लोड दे दिया, अब उसको डिजाइन करो। कॉलम पे इंक्लाइन लोड। तो बेसिकली वो मेरे को पीयूएमयू कर्व तक ले जाना चाह रहे थे।
जो हम क्लास में पढ़ते हैं, गार्लिक शेप एक कर्व होता है और उसमें PUYFCK और MUYFCK BD स्क्वायर। तो वो बेसिकली मुझे उस कॉलम से वहां तक ले जाना चाह रहे थे और उसमें क्या टेंशन जोन होती है, क्या कंप्रेशन जोन होती है, तो वहां तक ले जाना चाह रहे थे। तो PUM डायरेक्ट नहीं लेके उन्होंने इंक्लाइंड लोड देके आपसे हाँ, एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट करवाया, बेंडिंग मोमेंट जनरेट कराया, वर्टिकल लोड, व्हाट इज एसेंट्रिसिटी, वो सारा उन्होंने पूरा एक कॉलम उन्होंने डिजाइन कराया वहां पर। लगभग 15 मिनट का इसमें डिस्कशन चला था। 15 मिनट डिस्कशन चला सिर्फ कॉलम PUMU करवा। PUMU कर पर। तो स्टैंडर्ड IS 456 के क्लॉज भी पूछे होंगे आपसे? थोड़े बहुत पूछते हैं, ज्यादा नहीं। बाकी उनका मेन फोकस डिजाइन पर रहता है कि आपको डिजाइन स्टेप्स और क्या क्राइटेरिया है वो आपको पता है कि नहीं। तो क्या क्या सवाल थे PUMU कर्व से, अगर आपको याद हो तो? PUMU कर्व में उन्होंने पूछा कि टेंशन जोन कहाँ पर लाई करती है, इसमें कंप्रेशन जोन लाई कहाँ करती है, और उन्होंने पूछा कि जैसे इसकी यूनिट क्या है, जो एक्स और वाई एक्सिस पर है। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था वहां पर मेरे लिए कि इनकी यूनिट क्या है। तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी थी। ये मुझे जब ही पता लगा कि यूनिटलेस क्वांटिटी, हाँ, तो वो PUYFCK BD, तो वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो उन्होंने वो उस डेप्थ तक पूछा वहां पे। और FCK क्यों नीचे आता है ये भी पूछा था उन्होंने कि FCK ऊपर क्यों नहीं आया, नीचे ही क्यों आया, P into FCK upon BD क्यों नहीं हुआ, ये PU upon FCK BD क्यों हुआ। तो उस तरीके से यूनिटलेस बनाने के लिए, दोनों XY कोऑर्डिनेट जो है वो यूनिटलेस बनाने के लिए ही ऐसा है। उसका शेप क्यों गार्लिक होता है, तो ये भी इस तरह की बातें भी पूछी होगी। ग्रेट, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे RCC का भी एक सबसे फेवरेट जोन है, UPSC इंजीनियरिंग सर्विस में भी सबसे फेवरेट जोन है, और आई होप यहाँ पे भी होगा, RCC से IS 1893 में एंटर करना, क्योंकि आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन बनाना, डक्टाइल डिटेलिंग देखना IS 13920 से IS 1893 से। तो हम यहाँ पे जब UPSC के इंटरव्यू लेते हैं, आपने वो भी शायद अटेंड किया है, IJP ESC वाला प्रोग्राम भी, तो उसमें भी आपने तब भी आपने देखा होगा कि पैनल मेंबर यूज्ड टू आस्क अबाउट 1893। तो वहाँ पे 1893 का डेप्थ कितना पूछा गया था? 1893 में जैसे कि लास्ट में शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं हम और शेयर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और वो वैल्यूज किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं और ये वैल्यूज आई कहाँ से। ये सारी चीजें मुझसे NPCL में पूछी थी, जो कि एक सिमिलर इंटरव्यू है बार्क की तरह। तो अर्थक्विक से पूरा क्वेश्चन मेरा लगभग 15 मिनट का, वो मेरे से NPCL के इंटरव्यू में पूछा था। और सारी बार्क में अर्थक्विक से मेरे फ्रेंड से पूछा था। अच्छा। एक मेरा गौरव फ्रेंड है, उससे पूछा था अर्थक्विक इंजीनियरिंग के बारे में। तो अर्थक्विक बहुत ही फेवरेट रहता है उनका। हाँ, RCC में अगर जा रहे हैं तो वो कॉलम हो गया या प्रीस्ट्रेस हो गया, उसके बाद अर्थक्वेक उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि एक तो रीसेंट टॉपिक भी है और बहुत ही यूनिक टॉपिक है, और आज की तारीख में हमें वो सबसे ज्यादा सेफ्टी भी हम सेफ्टी कंसर्न कर रहे हैं। जो भी नई हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं तो पीपल विल एक्सप्लेन यू कि सर हमारी बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, वो सारा कुछ पूछेंगे कि कितनी वैल्यूज होती है, आर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा कहाँ से आता है, उसकी वैल्यू कितनी है, किस बिल्डिंग के लिए कितनी होती है, वो पूरी डेप्थ स्टोरी। तो आपको IS कोड की वो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो IS 1893 एंड IS 13920 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज IS 456 फॉर RCC। ये RCC के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं, सॉइल आपने बता दिया, RCC बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जनरली वो SFD BMD बनवाते हैं किसी भी फ्रेम का। जैसे कोई कंटिन्यूस बीम दे देंगे, उस पर लोडिंग कंडीशन दे देंगे, उसका SFD और BMD, देन डिफ्लेक्शन प्रोफाइल। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो सकता है बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम एंड शियर स्ट्रेस डायग्राम। वो आपको कोई भी एक शेप देंगे और उसका वो बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस डायग्राम बनवाएंगे। बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, जो कि थोड़ा दोनों कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो दोनों एक साथ ही सिमिल्टेनियसली बनवाते हैं। टी शेप हो गया, सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, कौन सेक्शन एफिशिएंट है बेंडिंग के लिए, कौन सा सेक्शन एफिशिएंट है शियर स्ट्रेस के लिए, तो वो सारी चीजें डिस्कशन हो सकती हैं। एनीथिंग फ्रॉम कंक्रीट टेक्नोलॉजी? कंक्रीट टेक्नोलॉजी BMC से तो काफी सवाल पूछते हैं वो। जैसे सबसे पहले वर्केबिलिटी हो गई, वो उनकी मतलब बहुत अच्छे सवाल बनते हैं कि वो वर्केबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और कौन कौन से टेस्ट हैं और किस टाइप की कंक्रीट के लिए कौन सा टेस्ट हमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला तो यही हो गया। दूसरा, जैसे एक मेरे फ्रेंड गौरव है, उससे पूछा था कि जैसे हमने सीमेंट में पानी मिलाया और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट अगर हम सेम रखते हैं तो वर्ड रेशियो का डिपेंडेंसी ऑन वाटर सीमेंट रेशियो कितना, वर्ड रेशियो। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था।
तो बीएमसी भी 5th नंबर पर मतलब फेवरेट रहता है उनका, क्योंकि उससे कंक्रीट Concrete वो technology आरसीसी में एंटर कर जाता है। तो अर्पित 1 घंटा 16 मिनट आपने इंटरव्यू दिया, 5 सब्जेक्ट्स आपने डील किया और काफी डेप्थ में डील किया। तो एंड आफ्टर 10 मिनट्स यू हैव एंजॉयड दैट इंटरव्यू, और जिस तरह से आपने बताया कि आपको एज अ टीचर वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है सारी चीजें, वो 4 को स्टूडेंट समझते हैं। अच्छा, और इसमें ये बताइए कि किस तरह से अपना एक ऑरा वहाँ पे क्रिएट करना है कि लोगों के जो पैनल मेंबर हैं उनके दिमाग में आपके लिए पॉजिटिविटी रहे, ऐसा मतलब आपको क्या लगता है इस चीज को आपको जो जवाब देने हैं उनके क्वेश्चंस के, वो पिन पॉइंटेड देने हैं, जो वो सुनना चाहते हैं आपको वही देने हैं। आप अगर कोई भी सवाल है, आप उसका डायरेक्ट पिन पॉइंट आंसर दीजिए। आप उसके इर्द गिर्द की चीजें बताएंगे तो वो कंफ्यूज होंगे। जैसे एक बार बीच में क्या हुआ था, उन्होंने कोई सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया, बोले नहीं और कुछ बताइए, मैंने दूसरा जवाब दिया, बोले नहीं और कुछ बताइए, मैंने तीसरा दिया, बोले हम ये सुनना चाह रहे थे। तो आप डायरेक्टली वो जवाब दीजिए जो उसका मेन पॉइंट है, जो उसका मेन कॉज है, जो उसका मेन एप्लीकेशन है। नाउ इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग टू द स्टूडेंट्स की जो भी जिनका भी बार में सिलेक्शन हो गया, दे आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, तो आईजीपी प्रोग्राम उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हेल्प करेगा, मेडीसी आईजीपी प्रोग्राम। सेकंड, आप उनको ये सजेस्ट कर दीजिए कि हाउ दे शुड प्रिपेयर, ये जो आप कह रहे हैं ना कि बेसिक्स पता होने चाहिए, उनके लिए वो कैसे प्रिपेयर करें, नोट्स को किस ढंग से पढ़े, टीचर से किस तरह से वापस जाके उन चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि टीचर्स अवेलेबल रहते हैं हमेशा, और वो किस तरह से वापस कोई चीज़ को पूछ सकते हैं, या कोई बुक से पढ़ना हो तो वो आपने कैसे किया वो आप बता सकते हैं। सर जैसे ये 5-6 सब्जेक्ट्स मेन जो हमने बताया, हमने डिस्कस किए, इनके नोट्स को बहुत बारीकी से पढ़ना है। बारीकी से मतलब जैसे अगर तेजा की थ्योरी है, लेट सपोज मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर उसके 10 अजम्पशन है तो वो 10 अजम्पशन हमारे टिप्स में होने चाहिए, और उसकी जो जोन है, वो लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कौन सी जोन 1 को क्या कहते हैं, जोन 2 को क्या कहते हैं, तो वो हमारे टिप्स पे होना चाहिए। तो अगर हम ईएससी और गेट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो वो ऑप्शन बेस्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इंटरव्यू के बेसिस बार के इंटरव्यू के लिए स्पेशली पढ़ना है, तो वो हमें पूरा टिप्स पे होना चाहिए। वो मैं ऐसे है कि अगर हमें किसी को तेजा की थ्योरी पढ़ानी है तो वो हमें सारा चीज पता होना चाहिए। तो डेप्थ में हमें नोट्स को ही पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में स्पेशली डी केरोल सर ने काफी अच्छा गाइड किया था। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करो और इंटरव्यू इस तरीके से जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो प्रोग्राम तो हेल्प करता है सर। बाकी इस प्रोग्राम में सर हमें कुछ वीडियोस भी मिलती हैं। अच्छा। जो सब्जेक्ट का एक तरीके से रिवीजन करा देती है, रिवीजन वीडियोस होती है। तो डियर अरोड़ा सर के तो खैर हमारे पास में सबसे ज़्यादा सजेशंस उनके जो रहते हैं, जितने भी जगह पे लोगों के सिलेक्शन होते हैं, दे ऑलवेज थैंक्स टू हिम कि सर आपने जो, क्योंकि ही इज अ पर्सन जो आपको स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू बता सकता है। वो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं सिखाएंगे आपको, बट वो इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना है कि आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, किस तरह से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, उसमें अपने आप का इंटरव्यू कैसे ढालना है, हाउ टू सिट इन द इंटरव्यू, हाउ टू टैकल। हाँ, मैं वही एक्चुअली आपसे पूछ रहा था कि वहाँ इस तरह का ऑरा मैटर करता है क्या, जैसे ईएससी में इंटरव्यू में मैटर करता है कि आप ब्लेजर का बटन जैसे होना चाहिए, सर बार्क में ये मैटर नहीं करता। नहीं मैटर। हाँ, बार्क में लैंग्वेज में मैटर नहीं कर रही ना, आपको उनको समझाना है आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। ओके, यू चूज द लैंग्वेज। हाँ, आपको उनको जो वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जो वो चीज पूछना चाह रहे हैं, आपको उनको कन्वे करना है। और जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू में डेफ इज द बेस ऑफ द स्टार्ट द कन्वर्सेशन, तो वहाँ पे भी बेसिक जो आपका जो पेपर जाता है डेफ जैसा ही, तो क्या उससे स्टार्ट होता है इंटरव्यू या किस तरह से? नहीं, उससे नहीं होता। जनरली वो स्टार्ट या तो आपसे पूछेंगे आपके 4 सब्जेक्ट कौन से हैं जो आप तैयार करके आए हो, या जनरली वो ये पूछ लेते हैं कि आप जैसे गेट रैंक से सेलेक्ट हुए हो अगर, तो आप एमटेक करना चाहते हो, या अगर नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते। अच्छा, जनरली ये पूछ सकते हैं वो, क्योंकि उनके प्रोग्राम में भी एमटेक होता है। अगर वो डीजीएफएस वाला प्रोग्राम करना है तो आप एमटेक कर सकते हैं। जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, उनके लिए आगे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को जान के, और आपके बहुत सारे दोस्तों का भी आपने नाम लिया जिनके इंटरव्यूज जिन्होंने दिए हैं। सभी आई थिंक वर्किंग में होंगे, मे बी सम बार्क में होंगे, नहीं तो बार्क स्टेट गवर्नमल्टी अच्छी जगह कहीं सब वर्किंग है। और ये जो बैच था हमारा S+G बैच, में बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जान पहचान में, दे आर मल्टीपल पोजीशंस। इनके पास खुद के पास इतने सारे जॉब्स थे, इन्होंने वन ऑफ दैट जॉब सेलेक्ट किया, उसका डिस्कशन अलग से हो जाएगा। एनीवेज अर्पित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस in the past also and today also, and hopefully आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। Sure, sir. और आगे से आगे आपके सिलेक्शंस होते रहें, और आप आईएएस के बारे में सोचें, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।